पेशे से मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं, यानी कि दिमाग का डॉक्टर। मैं लोगों का दिमाग पढ़ता हूं, समझता हूं और उसके बाद कुछ बीमारियां दिमागी होती हैं, शारीरिक नहीं, मैं उसका इलाज करता हूं। आप जिसे कभी कभी चिंता समझ लेते हैं, वो भी एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। इसीलिए लोगों को समझाना पड़ता है। कई सेशन लगते हैं उन्हें ये समझाने में कि आपको समझना चाहिए जो परेशानियां आपके सामने आ रही हैं वो कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो परेशानियां बड़ी हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मुझे भूत दिखते हैं, और मैं हंसकर कह दिया करता हूं मुझे भी दिखाइए। फिर वो कहते हैं वो किसी और के सामने नहीं आता। मैं उन्हें समझाता हूं, देखिए नींद की कमी के कारण आपको हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अगर होते हैं तो वो ग्लास है उसे हिलाकर दिखाइए। ऐसा अब तक किसी ने करके नहीं दिखाया और इसीलिए मैं उन्हें कहने लगता हूं, पहले आप मानिए आप दिमागी रूप से बीमार हैं, उसके बाद ही आपका इलाज किया जा सकता है। मान लीजिए भूत प्रेत नहीं है, वो दिमागी बीमारी है। जो आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है। मैं ये काम पिछले 12 सालों से कर रहा हूं और इसी के साथ मैं समाज सेवा भी करता हूं, यानी कि मुफ्त काम करना। और इसके लिए कभी कभी मुझे पागल खाने जाना पड़ता है। वहां पेशेंट्स से मैं बात करता हूं और इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। क्यों कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो झूठी चीजों को सच मानने लगते हैं। जो चीजें इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है उन्हें क्यों लगने लगता है कि वो सच है। और मैं देश भर के लगभग 70 अस्पताल में कई बार जा चुका हूं और पहली बार नॉर्थ डकोटा में आने का मौका मिला था। लगभग 4 से 5 महीने मैं यहां पर रहने वाला हूं और रिसर्च के लिए मुझे एक पागल खाने में अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। ये खास पागल खाना है जहां पर कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। इसीलिए मुझे लगा था अगर मैं उनसे थोड़ी बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा और सिर्फ पेशेंट से ही नहीं, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों से भी समझने की कोशिश करूंगा, आखिर यहां ऐसा क्या होता है कि लोग मरने पर मजबूर हो जाते हैं और मरते कैसे हैं। पता है हमें कि जो पागल है कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उन्हें ऐसे कमरों में रखना पड़ता है जहां कोई तेजधार चीज ना हो, वो खुद को चोट ना पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में कोई मर कैसे सकता है। मुझे कई दिनों तक वहां रिसर्च करनी थी और जब मैं उस पागल खाने में पहुंचा था ना, उस अस्पताल की इमारत को देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। अरे यार, ये तो बिल्कुल भूतिया इमारत लगती है। 70 साल पुरानी इमारत और इसकी रिपेयर भी अच्छे से हो ही नहीं पाई। अरे इतनी बड़ी स्टेट है, बड़ा पागल खाना होना चाहिए ना। ये कैसा पुराना सा बनाया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देखता हूं अंदर कितने पेशेंट्स हैं। जब मैं उस पागल खाने में अंदर तक पहुंचा था, वहां 3 लेयर थी, यानी कि एक 4 दीवारी बाहर, जिसका बड़ा गेट जो हमेशा बंद रहता है और उसे खोलना कोई आसान काम नहीं, ताकि पागल भाग ना पाए। अंदर फेंसिंग थी और उसके बाद तीसरी लेयर, उस गेट के अंदर था वो अस्पताल, वो पुराना पागल खाना जिसकी इमारत सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। फिर मैं यहाँ के हेड डॉक्टर से मिला और उनके कमरे में बैठकर मैं अपनी रिसर्च के बारे में उन्हें बता रहा था, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ, माथे पर बहुत ज्यादा पसीना था। फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए मैं कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आया हूं, मैं रिसर्च के लिए आया हूं। माना सरकारी तौर पर मुझे यहां पर भेजा गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं यहां पर जो हादसे आए दिन होते रहते हैं उसके पीछे कारण क्या है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? इतनी सख्ती के बावजूद भी जो पागल इंसान हैं वो खुद ब खुद खुदकुशी कैसे कर लेते हैं? जवाब दीजिए। वो घबरा रहे थे और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था, देखिए ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, और जो मुझे पता चल रहा है मैं उसके बारे में आपको कैसे बताऊं। वो घबरा रहे थे, बताना नहीं चाहते थे और मैं बार बार उनसे पूछे जा रहा था और इतना साफ हो गया था, मैं दिमागी डॉक्टर हूं, समझ सकता हूं सामने वाला कब झूठ बोल रहा है। इतने बड़े पागल खाने के हेड डॉक्टर मुझसे कुछ छिपा रहे थे।
लेकिन मुझे उगलवाना आता था। मैंने बातें ऐसी घुमाई कि उनकी ज़बान से वो शब्द निकले, ये सब उसके कारण हो रहा है। मैंने पूछा, जी जी जी, किसके कारण बताइए बताइए, आपको किस पर शक है? फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, किसी पर नहीं, उसके कारण, यानी कि उसके किस्मत के कारण हो रहा है, कोई और नहीं है। फिर उन्होंने कहा, देखो छुट्टी का समय हो गया है और मैं यहाँ पागल खाने में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता। जैसे ही शाम का वक्त होता है, यहाँ पर ज़्यादातर को तो छुट्टी हो जाती है, नाइट ड्यूटी वाले यहाँ पर रहते हैं। मुझे घर जाना है, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। आप रुकना चाहते हैं तो रुके, जाना चाहते हैं तो जाएं। आप जब भी यहाँ आना जाना चाहते हैं बस पहले ही बता दिया कीजिए। तो मैं चलता हूँ, अब दोबारा बाद में जब आप यहाँ से लीव लेंगे तभी मिलेंगे। वो जल्दी से उस कमरे से निकले थे और मेरे सवाल अधूरे रह गए थे। आखिर वो किसकी बात कर रहे थे? वो कौन? कोई बात नहीं, जो भी है वो, उसकी जानकारी तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। वहां कई गार्ड थे और मैंने कई गार्ड से बात की, लेकिन सब घबरा रहे। सबको चिंता ये थी कि उन पर ये इल्ज़ाम न लगाया जाए, इसीलिए सब लंबी लंबी कहानियां सुना रहे। और मैं यहाँ पर कहानियां सुनने नहीं आया था। कई दिन मैं यहीं पर रहूंगा तो काम मेरे लिए आसान ही है। सबसे पहले तो पेशेंट्स से बात करता हूँ। यहाँ क्या चीज़ है जो पेशेंट्स को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है? कुछ तो है। डॉक्टर ज़्यादा परेशान करते हैं, गार्ड ज़्यादा परेशान करते हैं, या हेड डॉक्टर परेशान करते हैं, या माजरा कोई और है। मैं पूरा सच पता लगा कर रहूंगा। सबसे पहले मुझे एक पेशेंट के पास भेजा गया था। उसे कुर्सी से बांधा गया था, हाथ भी उसके बांधे हुए थे। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। मुझे लगा ये हिंसक होगा, ये यकीनन हमला ज़्यादा करता होगा, इसीलिए इसे बांधा गया है। मैं बस उससे बात करना चाहता था। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, जिसके बाद मैंने उसे अपना परिचय दिया। जी, मैं आरव मेहता, मैं डॉक्टर हूँ, दिमाग का डॉक्टर। और आप बता सकते हैं आपको परेशानी क्या है? आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आप ठीक हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, मुझे आपके मुंह से सुनना है, आपको परेशानी क्या है? और उसने घबराते घबराते कहा, मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है जो बाकियों को नज़र नहीं आता। मैंने कहा, जी तो डरने की क्या बात है, ऐसा कभी कभी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुझे मेरे जो दादा हैं वो नज़र आया करते थे, जबकि उनकी मौत तो कुछ महीने पहले हो चुकी थी। बड़ा प्यार करता था मैं, इसीलिए वैसे ही भ्रम होते थे, जिसके बाद मैं समझ पाया कि वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मुझे मानना पड़ा। कि आपको नहीं लगता जो आपको नज़र आता है वो झूठ है? उसने कहा, नहीं वो झूठ नहीं है। मैंने कहा, तो मुझे भी दिखाइए, कहाँ है वो? उसने कहा, नहीं नहीं, वो सबके सामने नहीं आता। मैंने कहा, सबके सामने नहीं आता या वो है ही नहीं जो नज़र नहीं आता? देखिए, मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ और दिमाग के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको नहीं पता होगा, इसीलिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं होता तो आपको मानना चाहिए। फिर वो अचानक ही हंसने लगा, काफी जोर जोर से हंसे जा रहा, चुप कर ही नहीं रहा था। फिर वो कहने लगा, अब मैं आपको बता सकता हूँ, आखिरकार मुझे इजाज़त मिल गई। मैंने कहा, इजाज़त मिल गई? किससे इजाज़त मिल गई? उसने कहा, वो उसी से। मैंने कहा, वो कोई नाम तो होगा ना जो तुम्हें नजर आता है? उसने नाम में सर हिलाया और कहा, वो मैं जोर से नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके बारे में सबको पता नहीं होना चाहिए। शक सबको रहता है, लेकिन जानकारी सिर्फ खास को होती है। मैंने उस पेशेंट से बार बार नाम पूछा था कि उसका नाम बताओ जो तुम्हें नजर आता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता रहा था, बल्कि जब भी उसके बारे में वो बताना चाहता तो आवाज धीमी कर देता। जिसके बाद मुझे लगने लगा ये शायद उसका नाम रख नहीं पाया। वैसे जब भी किसी को कोई भूत नजर आता है, कोई अपना नजर आता है, तो वो उसका कोई ना कोई नाम जरूर रखता है, जो कि उसके दिमाग में अपने आप पैदा हुआ होता है। पहली बार देखा जो नाम बता नहीं पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और पेशेंट से बात करना चाहूंगा। मैंने गार्ड को कहा,
और फिर मुझे गार्ड ने ये बताया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो हिंसक बिल्कुल नहीं हैं, वो झगड़ा नहीं करते, बड़े प्यार से बात करते हैं। और मैंने कहा हो सकता है किसी को बस छोटी मोटी प्रॉब्लम हो और वो जल्द ही यहाँ से निकलने वाला हो, उनके साथ ऐसा होता है। गार्ड्स मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जुर्म ना किया हो। ज़्यादातर यहाँ जो भी हैं सब ने कत्ल किए हैं, तो उन्हें छोड़ा जा ही नहीं सकता। मैंने तब उनसे पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं किसी कातिल पागल से मिलना चाहूँगा। आखिर जब कत्ल हुआ मैं जानना चाहूँगा उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वैसे मुजरिमों से मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई पागल जिसने ऐसे पागलपन में किसी को मारा हो। उस पेशेंट को मेरे सामने जंजीरों से बांध कर बिठाया गया था, क्योंकि गार्ड कह रहे थे कि लकड़ी की कुर्सी कभी कभी बड़ी आसानी से तोड़ देता है वो। मैं हैरान था, सच में ताकतवर होगा, लेकिन वो कुर्सी पर बिल्कुल कमजोर सा, उसका वजन 50 किलो होगा, और जो कुर्सी लकड़ी की थी वो बहुत मोटी। इतना कमजोर इंसान कभी भी ऐसी कुर्सी को तोड़ ही नहीं सकता। मैंने गार्ड को कहा, जंजीरें निकाल दो, मुझे नहीं लगता कि ये कुर्सी को तोड़ सकता है। लेकिन गार्ड कह रहे थे, इसने कई बार गार्ड पर हमला किया है, डॉक्टर पर हमला किया है, साथ ही पागल लोगों पर हमला किया है, तो इसे बांध कर रखना होगा। प्रोटोकॉल यही है। तो मैंने भी प्रोटोकॉल की इज्जत करते हुए उससे सवाल पूछे इसी हालत में। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर आरव मेहता, तुम अपने बारे में बताना चाहोगे? उसने अपना नाम बताया बड़े ही शांत तरीके से। फिर मैंने उससे और भी कई सवाल पूछे। वो बड़े साधारण तरीके से जवाब दे रहा था। मैंने उससे वो सवाल भी पूछा, आखिर वो जुर्म तुमने क्यों किया? 1 मिनट, मैं फाइल खोलता हूं। हाँ, तुमने अपनी मां को मारा। आखिर तुम्हें अपनी मां को मारने की क्या जरूरत थी? क्या वो बुरी थी, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी? वो थोड़ा सा मायूस हुआ और कहने लगा, मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां थी। वो मुझे खाना खिलाती थी, वो मेरी गलतियों पर मुझे डांटती थी। मैंने कहा, तो तुम्हें गुस्सा आया जब वो डांटती थी? उसने कहा, नहीं, मां तो डांटती ही है, आखिर मां पर किस चीज का गुस्सा? लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैंने अपनी मां को नहीं मारा। फिर मैं फाइल को अच्छे से देख रहा था। फाइल में सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें इस इंसान ने अपनी मां को मारा था। मैं जानता हूं कभी कभी मुजरिम मानते ही नहीं जिन्हें दिमागी बीमारी होती है, लेकिन सबूत सामने दिखाया जाए फिर उन्हें मानना पड़ता है। वो जंजीरों से बंधा था, निकल नहीं सकता था। मैं सोच रहा कि एक बार उसका रिएक्शन देख ही लूं, वो बिल्कुल बौखला जाएगा कि ये मैं नहीं हूं। मैंने उसे तस्वीरें दिखाई। वो रोने लगा और कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं मेरे खिलाफ सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों ने मुझे देखा लाश को खींचते हुए, लेकिन कोई भी समझ नहीं सकता। मैंने अपनी मां को नहीं मारा, वो मैं नहीं था। मैंने कहा, मैं नहीं था? देखो, तुम ही हो, और कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी जैसा दिखने वाला कोई? उसने कहा, नहीं, ये मैं ही हूं, यही शरीर है, लेकिन वो मैं नहीं था। मैं तब उससे सवाल पूछ रहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई है? कभी कभी ऐसा स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले पेशेंट्स के साथ होता है। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसा हो जो इसकी दिमागी बीमारी के कारण पैदा हुआ। दिमाग के हिस्से कभी कभी बंट जाते हैं, जिन्हें बहुत दर्द मिला हो या सदमे में हो, कभी कभी अपने अंदर एक अलग ही कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं। तो मैं उससे उसके बारे में जानना चाहता था। कौन है वो, नाम क्या है? उसने कहा, नहीं, उसका नाम नहीं है, वो उसने मारा। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो उसे जानते हैं, वही तो करवाता है, बाकियों से भी पूछ लीजिए। उस समय उसने ये किया, मैं अपने शरीर पर हावी नहीं था, ये उसने किया। मैं कितने समय से समझा रहा था कि वो है, वो कर देगा कुछ, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। मैंने फिर उससे पूछा, वो कौन? आखिर तुम कुछ बता सकते हो, वो कहाँ से आया? क्या तुम्हारे अंदर ही है? उसने कहा, नहीं, वो अंदर नहीं होता, वो बाहर रहता है, बाकियों के पास जाता है। यही है वो, इस पागल खाने में वो यही है, लेकिन
कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, कोई गार्ड नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप बाकी पेशेंट से पूछेंगे तो सब बताएंगे आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में और नहीं कुछ बता सकता। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। फिर मैंने उससे पूछा, हाँ मुझे किसी और ने भी बताया। उसने नाम बताया। हाँ उसने बताया होगा। मैंने कहा तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया? उसने कहा हाँ बस लग गया, उसने बताया मुझे। मैंने कहा किसने? उस पेशेंट ने? उसने कहा नहीं उसने। फिर उसके बाद मैंने उससे बार बार उसका नाम पूछा। उसने कहा उसका नाम नहीं है। मैंने कहा तो रख देते हैं, चलो आज से मैं उसका एक नाम रखता हूँ, चलो वो शैतानी साया, क्योंकि वो भूत की तरह है ना, वो है शैतानी साया। मैंने रख दिया उसका नाम, तो अब से तुम उसे उसी नाम से पुकारोगे ना? उसने कहा बिल्कुल, शैतानी साया। सुनने में बड़ा डरावना लगता है। हाँ ये उसका नया नाम है। मैंने कहा नया नाम? यानी उसका नाम है, तुम बताना नहीं चाहते? वो जोर जोर से उस टेबल पर सर मारने लगा और अपनी गलती का पछतावा करने लगा। नहीं 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 नहीं, उसका नाम नहीं है, नहीं है उसका नाम, नहीं है उसका नाम, नहीं है, नहीं है। उसके बाद गार्ड उस कमरे में आए और उसे संभालने लगे। उसे इंजेक्शन दिया गया बेहोशी का, तब जाकर वो काबू में आया था। फिर मुझे किसी और पेशेंट से भी मिलना था। कम से कम आज एक और पेशेंट से मिल लूंगा, बाकी काम कल करूंगा। देखता हूं यहाँ क्या सब पेशेंट आपस में बात करते हैं। ये वो है कौन? मैं एक पागल खाने में हूं, जानता हूं पागल ऐसे ही करते हैं, लेकिन हर किसी की थ्योरी अलग होती है, हर किसी की थ्योरी मिलती जुलती नहीं होती। फिर मैं एक और पेशेंट से मिला और वो तो इतना सादगी से बात कर रहा कि अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता था कि वो पागल है। बिल्कुल शांति से मेरे सामने बैठा हुआ। डॉक्टर आपसे मिलकर अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद मुझसे कोई मिलने आया। वैसे कमरे में बैठा रहना पड़ता है, पागल साबित हो चुके हैं हम तो कमरे में ही समय बिताना पड़ता है। कितनी बार कहा कि मुझे किताबें मिल जाया करे, कम से कम कमरे में मैं कुछ पढ़ तो सकूं, क्योंकि अगर ऐसे ही खाली बैठा रहूंगा तो पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। आप इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, ये तो आपका हक है। अगर कोई भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहता है तो उसे मिलनी चाहिए। आपको टीवी देखने का समय दिया जाता है? उसने कहा नहीं, जैसे ही शाम का वक्त होता है हमें सेल में भेज दिया जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं मिलता, कोई किताब टीवी, ताकि दिनचर्या में कुछ तो हो। अब उसने कुछ ऐसा किया है कि बस हालात ही बदल दिए हैं। मैंने कहा उसने मतलब कौन? उसने कहा वही जिसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन करवाता वही सब है। हर कोई जो यहाँ पहुंचा है पागल बनकर, उसके पीछे उसी का हाथ है, वही सब कुछ करता है। मैंने उससे पूछा वही यानी कौन? वो नाम नहीं बता रहा था। यहाँ जितने भी पागल हैं सब वो करते रहते हैं। मैंने कहा तो उसका कोई नाम रख सकते हैं? उसने सामने से जो जवाब दिया मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा वही शैतानी काला साया। तुमने नया नाम दिया है ना, अब यही नाम ठीक है, वरना कोई नाम नहीं लेता। अरे नहीं 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 नहीं, और कोई नाम नहीं है उसका? नहीं है और कोई नाम? वो घबराने लगा था। इतना समझदार था कि उसने गार्ड को खुद आवाज़ लगाई, देखिए मेरे जाने का समय हो गया है, मैं अब डॉक्टर से ज़्यादा समय बात नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता उसका नाम शैतानी काला साया? ये तो मैंने दूसरे पेशेंट के सामने बोला, इससे पहले तो इस नाम का यहाँ पर किसी ने इस्तेमाल किया नहीं होगा। उसने कहा बताया है मुझे उसने, अभी तो बताया तुमने उसका नाम रखा है नया। मेरे होश उड़ चुके थे। वो जल्दी से वहां से निकला और गार्ड कह रहे थे सर आज के लिए इतना काफ़ी है, देर हो चुकी है, हमें भी घर जाना है। नाइट गार्ड यहाँ पर रहेंगे, लेकिन हर एक पेशेंट को सेल में डालना होगा। अंधेरा होने के बाद किसी को बाहर छोड़ा नहीं जाता, सबके सब मुजरिम है सर, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ठीक है। वो जब उठा था ना, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा था और मेरे करीब से निकलते वक्त उसने कहा उसे आप भी अच्छे लगे।
ये कहकर वो चला गया। मैं पहली बार डर चुका था। मैं 70 से ज्यादा पागल खानों में जा चुका हूं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कुछ नया देखने को मिल रहा है। और वो नाम, क्या ये संयोग हो सकता है कि उसने वही नाम लिया जो मैंने अभी अभी बनाया था? जब मैं वो पागल खाने से बाहर निकला, मेरा होटल करीब ही था। होटल में मैं बेड पर लेटा हुआ आज उसके बारे में सोचे जा रहा था। पहली बार मुझे हैरानी का सामना करना पड़ा। अगली सुबह सबसे पहले मैं किसी नए पेशेंट से मिलना चाहता था। मैं आज भी 3 से 4 पेशेंट से मिला और सभी के सभी बिल्कुल साधारण लग रहे। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। मैं जानता हूं कौन पागल है और कौन ठीक हो चुका है। मैं 3 ऐसे पेशेंट से मिला जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से बात की, उन्हें गुस्सा आ ही नहीं रहा था। और मैंने खुद रेकमेंडेशन दी डॉक्टर को कि मुझे ये ठीक हो गए लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अब दोबारा हिंसक हो सकते हैं। अगर तो इन्होंने बड़े जुर्म किए हैं तो इन्हें जेल में डालना चाहिए, ना कि पागल खाने में रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा था, देखिए, सब के सब दिन के वक्त ऐसे होते हैं। रात के वक्त आप किसी भी एक से मिलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। यहां किसी को भी बाहर छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अब किसी पेशेंट से रात के वक्त मिलना चाहता था, तो मैंने सीनियर डॉक्टर को कहा, आज रात 9 से 10 बजे के बीच मैं किसी एक पेशेंट से बात करना चाहूँगा। और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया कि रात के वक्त आप किसी से बात नहीं कर सकते। यहाँ जितने भी गार्ड हैं हम उन्हें भी खतरे में डाल देंगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं रात को उनसे बात करना चाहता हूँ ताकि उनके सामने मैं उनकी आंखें खोल पाऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हें मना कर दिखाऊंगा। और किसी तरह झगड़ा करके मैंने अपनी बात मनवाई। रात के 10 बजे यहाँ पर सिर्फ 5 गार्ड थे और मुझे उस कमरे में उस पेशेंट के साथ अकेले छोड़ दिया गया था। उसे कुर्सी के साथ बांधा गया था। जंजीरें भी चारों तरफ लपेटी गई थी ताकि वो उठ ना पाए, मुझे नुकसान पहुंचा ना पाए। और मेरे पास चाबी थी जिससे मैं खुद ही दरवाज़ा खोलता, क्योंकि आसपास कोई गार्ड रहने वाला नहीं था। इन शर्तों पर मुझे मनाया गया और मुझे मानना पड़ा। मैं उस पेशेंट के सामने अपना नाम बताना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही मेरा नाम बता दिया। आप डॉक्टर आरव मेहता? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, गार्ड ने बताया होगा। उसने कहा, नहीं, उसने बताया है और आपने उसका भी नया नाम रखा है ना। मैं फिर से हैरान हो गया और मुझे लगने लगा यहाँ गार्ड कोई शरारत करते हैं। मुझे लगता है डराया जा रहा है। जो बात मैंने की वो सिर्फ हमारे बीच ही नहीं, ये दरवाजे के बाहर खड़ा गार्ड भी सुन सकता है। और उस गार्ड ने फिर बाकी पेशेंट्स को ये बताया। लेकिन इस तरह से मुझे पागल बनाने में फायदा क्या है? यहाँ चल क्या रहा है? तो मैंने उस पेशेंट से पूछा, रात का वक्त है और इस पागल खाने में किसी भी पेशेंट से रात के वक्त बात नहीं की जाती। तुम्हें पता है क्यों? उसने कहा, क्योंकि रात के वक्त वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मैं भी अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कह सकता। जब वो रोकना चाहेगा मुझे रोक सकता है। मैंने उससे पूछा, तुम उसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा, वही, आप अब नाम जानने की कोशिश मत कीजिए, आपने नया नाम रख लिया है, बस इतना ही काफी है। फिर मैंने उसे कहा, यह बड़े कमाल की बात है। वैसे हर एक पेशेंट को अलग तरह की कोई बीमारी होती है। या तो उसे बहुत गुस्सा आता है, या उसे अपने परिवार वाले पसंद नहीं होते, कुछ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता। लेकिन सब किसी ऐसे के बारे में बात किए जा रहे हैं जो मौजूद नहीं है। उसने कहा, मौजूद है, तभी तो सब मानते हैं। सबको दिमागी बीमारी थी लेकिन सब ठीक हुए। क्योंकि असल में दिमागी बीमारी है ही नहीं। यहां जितने पेशेंट हैं उन्हें यहां तक उसी ने पहुंचाया है, वही कारण है। उसने एक बार के लिए मुझे स्तब्ध कर दिया था। फिर मैंने उसे कहा, चलो छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे, अब मैं परेशान हो गया हूं उसके बारे में, कुछ और बताओ मुझे। उसने कहा, और क्या बताऊं?
मैंने कहा पूरा दिन तुम क्या करते हो, और रात को गार्ड कम होते हैं, राउंड भी नहीं लगाते, इतना ज़्यादा डरते हैं, तो तुम रात को क्या करते हो? उसने कहा कुछ नहीं, मैं घूमता हूँ। मैंने कहा घूमते हो? कहाँ, सेल में घूमना पसंद है तुम्हें? उसने कहा नहीं, बाहर घूमना पसंद है। मैंने कहा बाहर यानी कि सेल से बाहर तो तुम आ नहीं पाते, तो बाहर दिन के वक्त? उसने कहा नहीं, रात को। मैं हैरान, रात को तुम सेल से बाहर गलियारे तक पहुंच जाते हो? उसने कहा नहीं, मुझे बाहर घूमना पसंद है। मैंने कहा बाहर यानी कि हॉस्पिटल से बाहर, वो ग्राउंड में, पार्क में? उसने कहा नहीं, हॉस्पिटल से बाहर, वो 4 दीवारी से बाहर। आगे वो शॉपिंग मॉल के पास फव्वारा लगा है ना, मुझे वहां बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे हाथ पांव फूल गए। उसे कैसे पता बाहर वो फव्वारा लगा है? हो सकता है वो यहां का रहने वाला हो, लेकिन फव्वारे के बारे में तो मुझे बताया गया था वो 6 महीने पहले लगा है। ये कैसे बता रहा है? क्योंकि ये तो पिछले 4 सालों से यहीं पर है और यहां से बाहर किसी को जाने दिया नहीं जाता। मुझे उसने हैरान कर दिया और फिर मैंने उसे कहा, तुम यहां से बाहर जाते कैसे हो, तुम बता सकते हो? उसने कहा हाँ, वो कह रहा है कि तुम भी हम में से एक हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन किसी गार्ड से बात मत करना, ये बात हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। मैंने कहा हम दोनों के बीच? उसने कहा नहीं, यहां वो भी मौजूद है, हम तीनों ये बात सुन रहे हैं और वो भी मान चुका है कि हां तुम बता सकते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं। ये देखो, ये जो मुझे हथकड़ियां लगाई गई हैं, मुझे ये खोलनी आती हैं, लेकिन डरोगे तो नहीं? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा हाँ दिखाओ। फिर उसने हथकड़ियों को खोला बड़ी आसानी से। पता नहीं कैसे उसे पता था उन हथकड़ियों को कैसे खोलना है, बेड़ियों को कैसे खोलना है, और जो रस्सी और पट्टा छाती पर और कमर पर बांधा गया था उसे खोलना आता था। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं घबराया था क्योंकि वो एक पागल है, मुझ पर हमला कर सकता है। उसने कहा डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब वो गार्ड को ये कहो कि मैं खुद इसे सेल तक छोड़कर आऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से अगर मैं सेल में गया तो उन्हें शक होगा। सेल से बाहर निकलना मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने गार्ड से बात की कि मैं उसे खुद ही छोड़ दूंगा, चाबी दे दो। उन्होंने चाबी दे दी। मैंने दिखावा किया उसे सेल तक छोड़ने का। किसी गार्ड ने देखा तक नहीं, वो इतने डरे हुए थे। मैंने पेशेंट को सेल के अंदर भेजा और उसे लॉक खोलना आता था। चाबी मेरे पास थी, मैंने लॉक लगाया। उसने मेरी आंखों के सामने 1 मिनट में लॉक खोला और फिर वो कहने लगा चलो मेरे साथ, घुमाता हूं, बाहर दिखाता हूं। वो मुझे गलियारे से निकालकर स्टोर रूम में ले गया और स्टोर रूम के बिल्कुल पीछे बड़े बड़े बक्से पड़े थे। उन्हें खिसकाकर वहां सीवरेज का ढक्कन उठाया और सीवरेज के अंदर, जो कि सूखा था, सीवरेज के अंदर से उसने अंडरग्राउंड टनल तक जाने का रास्ता ढूंढा हुआ था। और मुझे भी ये पता नहीं था कि इस पागल खाने के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं। और फिर उन टनल्स से निकालते हुए उसने बाहर वाले सीवरेज के बिल्कुल पास में एग्जिट से निकाला। और मैं हैरान कि पागल खाने से तुम बाहर आते जाते रहते हो। उसने कहा मैं ही नहीं, कई हैं जिन्हें परमिशन मिली है। मैंने कहा परमिशन किससे? उसने कहा उससे। क्या नाम रखा था तुमने? काला साया? हाँ, शैतानी काला साया। वो, मैं उसका चेहरा देख रहा था। मैं उसके साथ उस पागल खाने से बाहर था। वो मुझे उस फव्वारे तक लेकर गया। वहां पर 1 घंटे मैं उस फव्वारे के बिल्कुल पास उससे बातें करता रहा। शुरू में मुझे डर लग रहा था कि वो पागल है, मुझे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर उसे बाहर जाने का रास्ता पता है तो वो भागता क्यों नहीं? मैंने ये सवाल पूछा और उसने कहा नहीं भाग सकता। मैंने कहा डर लगता है ना, कोई पकड़ लेगा, पुलिस पीछे पड़ेगी, फिर तुम्हें मुश्किल होगी। उसने कहा नहीं, गार्ड से कौन डरता है, पुलिस से कौन डरता है, मैं तो उससे डरता हूं।
अगर वो इजाज़त दे जाने की तभी जा सकते हैं, लेकिन वो इजाज़त नहीं देता। वो कहता है जहाँ जाना है जाओ, लेकिन सुबह होने से पहले वापस आना होगा। तो वापस आना पड़ता है। अब मैंने उसे कहा, देखो हमें वापस जाना होगा, वापस चले, अब बाहर ठीक नहीं रहेगा। उसने कहा, हाँ तुम्हें डर लग रहा है तो चलते हैं, वैसे भी उनकी इजाज़त नहीं मिली है तो वापस जाना होगा। लेकिन अच्छा लगा ना, मैं यहाँ पर आमतौर पर आता रहता हूँ, यहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। फिर उसी सीवरेज लाइन के ज़रिए हम वापस पागल खाने में पहुँचे और उसे मैंने उसके सेल तक छोड़ा। उसने ज़रा भी चोट नहीं पहुँचाई, कुछ नहीं किया। और अगले दिन मैंने ये बात के बारे में डॉक्टर्स को बताना चाहा, लेकिन फिर मैं सोच रहा था मैं इसके बारे में बता तो दूं, लेकिन उस पेशेंट ने कहा था कि कई और रास्ते हैं, हर कोई अलग अलग रास्ते से जाता है, तो सब रास्तों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जब पता लगेगा तो यहाँ पर रेड पड़ेगी और अलग अलग बाहर निकलने के रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है कोई रास्ता रह जाए और उसके बाद तो सब मिलकर यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो मुझे अब और पेशेंट से बात करनी होगी, समझना होगा। और अगले दिन मैंने कई पेशेंट्स से बात की। मैं अकेला था उनके साथ और सबको पता था कि मैंने फव्वारा देखा है, जबकि रात के वक्त हर कोई अलग अलग सेल में था, किसी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया। और मुझे लगा सबको ताला खोलना आता होगा, सब बाहर निकलकर एक साथ एक दूसरे को बता चुके होंगे, यही हो सकता है। वरना ये बार बार वो कह रहा है, वो किए जा रहे हैं। वो क्या है, शैतानी काला साया, ये नाम नहीं है उसका, कुछ और है। कोई ऐसी इमेजिनेशन, किसी ने तो सोचा होगा उसके बारे में, उसका खौफ बनाया गया है। भूत प्रेत नहीं होते ये तो पक्का है, लेकिन एक ऐसी पहचान जिसका नाम लेने से सब डरते हैं, उसकी जानकारी तो चाहिए होगी। आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने एक पेशेंट से ये बात की और उसने बताने से मना कर दिया। इजाज़त नहीं है, अभी इजाज़त नहीं है। मैंने वही वाले पेशेंट से रात के 10 बजे अब ये सवाल किया, देखो तुम मुझे बाहर ले जा चुके हो, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे ये बताओ इसकी शुरुआत कैसे हुई? तुम अपने बारे में बता सकते हो, कुछ तो ऐसा जिसकी इजाज़त तुम्हें मिले। उसने कहा, जी मैं बता दूं। फिर पीछे मुड़कर देखा उसने और फिर मेरी तरफ मुस्कुराता हुआ कहने लगा, इजाज़त मिल गई जी, इजाज़त मिल गई, अब मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। लेकिन आप भी एक वादा कीजिए, आप वहां जाकर खुद ब खुद ये सच देखेंगे। आप एक डॉक्टर हैं, इन चीज़ों पर आप यकीन नहीं करते, लेकिन अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको वो मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, दिखेंगे आपको, फिर आपको यकीन हो जाएगा। मैंने कहा, वादा, बताओ मुझे सब कुछ और मैं खुद उससे मिलूंगा। वो कहाँ है? अगर वो खुद मुझसे बात करे तो। तब उस पेशेंट ने मुझे बताया, अंडरग्राउंड टनल्स के नीचे कई चेम्बर्स हैं। यहाँ पहले और कोई इमारत हुआ करती थी, बाद में इसे पागल खाने में तब्दील किया गया। पहले ये किले का हिस्सा था और जो सीक्रेट चेम्बर्स हैं उनमें एक खास चेम्बर जहां मुझे एक छोटा सा रिचुअल करना होगा, उसी के बाद वो ताकत सामने आती है। आप उसे बुलाते हैं तब वो आती है, और आप जब बुलाएंगे तो वो आएगी, बात करेगी, दिखेगी, तब आपको यकीन होगा। मैंने कहा, मैं खुद देखना चाहूंगा। उसने मुझे वो जगह के बारे में बताया। मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं, कोई और है जो बाहर से उन चेम्बर्स में आता है और इन सबको बहकाता है। कोई ऐसा जिसे हिप्नोटिज्म करने वाला कह सकते हैं, मेंटलिज्म वाला कह सकते हैं, या मेरे जैसा कोई साइकेट्रिस्ट जो दिमाग को पढ़ना जानता हो। मैं रात के वक्त वो सीक्रेट टनल के जरिए वो पागल खाने के नीचे अंडरग्राउंड चेम्बर में पहुंचा, और जब उस चेम्बर में मैं पहुंचा था, वहां कई पत्थर थे, कई फटे हुए कागज के टुकड़े और दीवारों पर बने हुए कई निशान, और ऐसा लग रहा था इस जगह का इस्तेमाल बहुत बार किया जा चुका है। खून के छींटे कई जगह पर थे
और मुझे उसने जैसा कहा था मैं वैसा करना तो चाहता था, लेकिन मुझे उस पर यकीन ही नहीं था। वह मैंने आवाज लगाई, है कोई यहां पर है? देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कौन हो तुम? क्या बता सकते हो? मैं आखिरी बार यहां पर आया था ये सोचकर कि इसके बाद मैं सबको ही मनवाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार देखूं कहीं कोई इंसान ही ना निकल आए, वो तो सच ही होगा ना। फिर मैंने आवाजें लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं वो पेशेंट की बताई बातें बोलने लगा। उसने कुछ मंत्र कहे थे। रिचुअल को करने का एक ही तरीका, अपने खून से आवाहन करना होगा। और मैं मुस्कुराया, नहीं, चोट नहीं लगा सकता, अपने कट नहीं लगाऊंगा मैं। लेकिन जब मैं बैठा था नीचे तेज धार कोई चीज पड़ी होगी। ये एक संयोग था कि मैंने जहां हाथ रखा अंगूठे पर वो तेज धार नुकीली चीज ने कट लगाया और खून का छींटा सामने गिरा। फिर मैं अंगूठे को पकड़कर, अरे यार क्या क्या पड़ा है यहां पर? मुझे तब एक आवाज सुनाई दी, स्वागत है तुम्हारा, तुम भी चुने गए हो। मैंने जब ये आवाज सुनी तो मैं हैरान हो चुका था। ये आवाज उसी चेंबर से आई थी, लेकिन उस चेंबर में मेरे सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने फिर सवाल पूछा, कौन हो तुम? कहां हो तुम? उसने कहा, इंतजार करो, मैं धीरे धीरे सामने आता हूं, पूरी तरह सामने आऊंगा। तुमने मुझे बुलाया है, आऊंगा मैं, इंतजार करो। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और मुझे लगा जो नुकीली चीज मेरे चुभी है ना, उसमें कुछ न कुछ नशीला तत्व होगा, जिसके असर के कारण मुझे ये भ्रम पैदा हो रहे हैं। मुझे निकलना चाहिए यहां से। हो सकता है कोई जहरीली गैस हो जो मुझ पर असर कर रही हो। मैं जल्दी से वहां से भागा और उसके बाद जैसे ही मैं पागल खाने तक पहुंचा, हर एक पेशेंट जाग रहा था और सबके सब तालियां बजा रहे थे और बोल रहे थे, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सबके सब पेशेंट मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैंने नीचे क्या सुना? पहली बार मुझे डर लग रहा था और मुझे खुद यकीन हो रहा कि ये सच तो नहीं, लेकिन मैंने खुद को समझाया, नहीं, यह सच नहीं है, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं दिमाग हमें भ्रम दिखाता है, मुझ पर असर हुआ होगा उस चीज का, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। मैं तब उस पागल खाने से बाहर निकला और तब जाकर आजादी का एहसास हुआ। पागल खाने में महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद पागल हो गया हूं। होटल के कमरे में बेड पर लेटा हुआ पंखे की तरफ देख रहा था मैं। छत पर पंखा अपने आप हिलने लगा, जोर जोर से हिलने लगा जैसे भूकंप आ रहा हो, और फिर छत से एक चेहरा बाहर की तरफ निकला। मैं आंखें मलता रह गया कि ये क्या, ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे। लेकिन एक काले रंग का बेहद ही डरावना शैतानी रूप छत से निकलकर मेरे ऊपर बैठ गया। मेरे शरीर को लकवा मार चुका था, ना मैं हिल पा रहा था, ना मैं चीख पा रहा था, और मेरी आंखों के सामने जो चीज थी मैं उस पर कैसे यकीन करता। मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था ये भ्रम नहीं है, जैसे वो सच हो। उसने तब मुझसे बात की, तुम्हारा चुनाव हो चुका है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम अच्छी बातें करते हो, तुम्हें भी मेरे पास आना होगा। मैं ना तो हाँ में जवाब दे सकता था, ना में, ना मैं बोल सकता था, ना हिल सकता था, बस उसे ऐसी तरह से देख पा रहा। उसने अपने शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। खून से उसने दीवार पर कई निशान बनाए, दीवारें भर दी निशानों से, और फिर मेरा शरीर हवा में लटक चुका था, मैं उड़ने लगा था, और फिर एक झटके में मैं बेड पर गिरा और उसके बाद मैं चीखने लगा। मैं जोर जोर से चीख रहा था, चीखता गया, मैं चीखता गया। फिर अपने कमरे से जब मैं बाहर निकल रहा तब होटल के कर्मचारी वहीं पर मौजूद, और मैंने उन्हें कहा मेरे कमरे में कुछ है। जब सब लोग कमरे में आए थे, ना दीवारों पर कोई निशान थे, ना कुछ और।
सबका मानना था कि मुझे डरावना सपना आया है और मैं एक डॉक्टर हूं। पागलों की तरह उन्हें कह रहा था वो सच था। फिर मैंने खुद माना, नहीं, लगता है मुझे सपना आया था। मैं एक खास जगह पर गया था, हो सकता है वहां गैस का असर मेरे दिमाग पर रह गया। ये क्या हो रहा है? फिर मैं उसी कमरे में वापस आया और डरता रहा और उस रात मैं सो नहीं पाया था। जब सुबह होने वाली थी मैंने सोचा हुआ, मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, मैं यहां नहीं रहने वाला। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होने से पहले वो शैतानी साया मेरे सामने आया और कहने लगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा और उसके लिए ये काम ज़रूरी है। तुम्हें रिसेप्शनिस्ट को मारना होगा गला घोंटकर। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम झूठ हो, तुम भ्रम हो, सिर्फ मेरे दिमाग का खेल। लेकिन वो मेरे शरीर में घुसा और फिर मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल था ही नहीं। मैं खुद को रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा। रिसेप्शनिस्ट सोया हुआ था। मैंने छलांग लगाई और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, चीख पाता। सर के ऊपर कैमरा लगा था मेरे, लेकिन मैंने गला घोंटकर उसे मार डाला और उसके बाद अपनी उंगलियों से उसकी आंखें बाहर निकाली। मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल था ही नहीं। फिर एक लड़की को मारा मैंने और एक लड़के को भी मारा। 3 कत्ल किए थे मैंने और किसी ने मुझे ये कत्ल करते हुए देख लिया। पुलिस को बुलाया। मैं भाग रहा था, जबकि असल में मैं खुद पुलिस को सब सच बताना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर पर जैसे किसी ने कब्जा किया हो। और तब मुझे लगा ये चीज़ें होती हैं। मुझे एहसास नहीं हुआ था इससे पहले, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने मुझे लॉकअप में रखा, मुझसे सवाल पूछे और हर बार मैं उन्हें यही कहता, मैं डॉक्टर हूँ, उस अस्पताल में गया था, उसके बाद से वो शैतान ने मेरा पीछा किया, ये उसने किया है, मैंने नहीं किया है। मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। मैंने उन्हें कहा, काले रंग का शैतान। वो मुझ पर हंस रहे थे और उसके बाद मुझे कोर्ट में पेशी के लिए भेजा गया। सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन मेरी ये हरकतें, क्योंकि मैं अपने आप ज़मीन पर लौटने लगता, वो शैतान मेरे शरीर पर कब्जा करता और मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने नहीं देता। मैं वो सीक्रेट चेम्बर के बारे में किसी को बता ही नहीं पा रहा। मेरी ज़बान को लकवा मार जाता, क्योंकि वो मेरे शरीर पर कब्जा कर बैठा था। मुझे जेल नहीं भेजा गया, मुझे उसी अस्पताल में भेजा गया, क्योंकि मैं पागल साबित हो चुका था। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता था। उसी पागल खाने में एक सेल में मुझे भी रखा गया और मैं अब उस शैतान से मिलता था, देखता था उसे अपने सेल में आते हुए। उसका जब मन करता वो मेरे करीब आकर बैठता, देखता, और मैं घबरा जाता, डर जाता, लेकिन शरीर को लकवा मार जाता। वो शरीर पर कंट्रोल किया करता था। अब मैं जानता था इस अस्पताल में सभी के सभी रोगी नहीं हैं। जो अच्छे से बात करते थे वो ठीक हैं। इसके कारण सब ऐसे हुए और 6 महीने बीत गए। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम था। वो शैतान ने कहा था, अगर तुम सही साबित हो गए तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। अगर तुम पागल साबित हुए तो यहां पर रहोगे, ये तुम्हारी आज़ादी है। मैं रोया करता था, लेकिन यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। 6 महीने बाद एक डॉक्टर आया था, जिसने मुझसे बात करना चाहा। मैं उसी कमरे में, इस बार दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठा। मुझे बांधा गया था, क्योंकि रात होने पर मैं लोगों पर हमला करता था जिसके बारे में मुझे याद नहीं रहता था। वो मैं नहीं करता था, सब कुछ वो करता था, और वो उस चेम्बर में है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। उस डॉक्टर ने मुझसे सवाल पूछे थे। हेलो डॉक्टर आरव मेहता, आपको पता है आप साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे?
पागलों का इंटरव्यू लिया करते थे, रिसर्च किया करते थे। आप ये कहते हैं कि आपने नहीं मारा उन 3 लोगों को, उसने मारा। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? मैंने कहा नहीं बता सकता, क्योंकि ज़बान वो शब्द निकाल ही नहीं सकती थी। उसने फिर पूछा, आप डॉक्टर थे, आपको नहीं लगता ये चीज़ें नहीं होती, ये दिमाग का भ्रम होता है? मैंने कहा नहीं, एक दिन तुम्हें भी पता लगेगा। फिर उसने मुझसे कई सवाल पूछे, पूरी तरह से जानकारी निकालने की कोशिश की उसने, और फिर मेरे कान के पास आकर उस शैतान ने कहा था, दिखाओ इसे, दिखाओ मुझे, ये पसंद आया। और मैंने उस डॉक्टर को कहा था, आज रात आप मेरे सेल में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मानना पड़ेगा या मैं मानूंगा, मुझे इजाज़त मिल चुकी है। और उस डॉक्टर ने कहा था, बिल्कुल, इस अस्पताल में नियम भी अजीब ही हैं, मैं अकेला आऊँगा, तुम चोट तो नहीं पहुँचाओगे? मैंने कहा नहीं, चोट नहीं पहुँचाऊँगा, दिखाऊँगा आपको वो क्या है, क्योंकि इजाज़त मिल चुकी है और रात का इंतज़ार है मुझे। मैं इस चेम्बर से बाहर निकल सकता हूँ। रात को मैं कई बार अस्पताल से बाहर गया हूँ, भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं बेहोश हो जाता और जब मुझे होश आता मैं सेल में वापस होता। वो भागने नहीं देता, बाहर जाने ज़रूर देता। सबके साथ ऐसा हो रहा था। और 10 बजे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो डॉक्टर आए और उसे मैं वो चेम्बर दिखाऊं और कहूँ, ये करो, वो तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि उसका चुनाव हुआ था। और चुनाव तो उसने आपका भी किया है। कहा है उसने, कहानी सुनेगा कोई एक दिन, उसे ये कहानी डरावनी लगेगी। इसी वक्त उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। जी हाँ, आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसने आपका भी चुनाव किया है। इंतजार कीजिए, आ रहा है वो।